तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस को और डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी में अगर कॉल एंड पुट ऑप्शंस इन द मनी है तो ऑप्शन की प्रीमियम वैल्यू पॉजिटिव आएगी और वो इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि तब टाइम वैल्यू कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि मैच्योरिटी डेट को हम पहुंच चुके हैं। तो सिंस टाइम नहीं बचा तो कोई उम्मीद नहीं बची, तो टाइम वैल्यू विल बी ज़ीरो और देयर कैन बी सम इंट्रिंसिक वैल्यू। और जितनी भी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, यानी कि अगर कॉल की बात करेंगे, यानी कि कॉल ऑप्शन की बात करेंगे तो शेयर प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, और अगर पुट ऑप्शन की बात करेंगे तो एक्सरसाइज प्राइस माइनस शेयर प्राइस, उतना ही आपका ऑप्शन प्रीमियम वैल्यू रहेगा। अगर एट द मनी या आउट द मनी की बात करेंगे तो प्रीमियम की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी दोनों केसेस में। अब ये जो ऑप्शन प्रीमियम वैल्यू है, जिसे मैं फ्लक्चुएटिंग कह रहा हूँ कि टी इक्वल टू ज़ीरो से लेकर के टी इक्वल टू मैच्योरिटी के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्केट प्राइस ऑफ द ऑप्शन, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, इट इज़ द एक्चुअल ऑप्शन प्राइस, यानी कि इट इज़ द एक्चुअल डेरिवेटिव प्राइस। तो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए एक बहुत बड़ा बेसिक नॉलेज जो आपको ध्यान रखना है हमेशा, वो ये है कि ऑप्शन की प्राइस, यानी कि उस डेरिवेटिव की प्राइस, उसकी ऑप्शन प्रीमियम होती है, ना कि उसकी एक्सरसाइज प्राइस या फिर स्ट्राइक प्राइस। तो जब भी ऑप्शन प्रीमियम की बात आएगी, वही उसका डेरिवेटिव प्राइस होगा, यानी कि ऑप्शन प्राइस होगा, यानी कि वैल्यू ऑफ द ऑप्शन रहेगा, और जिसे हम मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट प्राइस ऑफ द ऑप्शन भी कहते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उस डेरिवेटिव की अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको ऑप्शन प्रीमियम निकालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये नॉलेज पर्पस के लिए है कि ऑप्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है यूरोपियन ऑप्शंस, एक होता है अमेरिकन ऑप्शंस। क्या फ़र्क होता है दोनों में? फ़र्क ये होता है दोनों में कि अमेरिकन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑनर्ड और नॉट ऑनर्ड बिफोर टी इक्वल टू मैच्योरिटी, दैट इज़ एक्सपायरी डेट। लेकिन यूरोपियन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑनर्ड और नॉट ऑनर्ड ओनली ऑन टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी, यानी कि एक्सपायरी डेट। तो यूरोपियन ऑप्शन में टी इक्वल टू मैच्योरिटी के दिन ही आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो या ऑप्शन लैप्स कर सकते हो। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना है या नहीं करना, ये सवाल आपसे, यानी कि ऑप्शन बायर से टी इक्वल टू मैच्योरिटी को पूछा जाएगा कि उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना है या नहीं करना। ठीक है, ये हो गया यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन में टी इक्वल टू ज़ीरो से लेकर के टी इक्वल टू मैच्योरिटी के बीच में कभी भी आप पूछ सकते हो उस ऑप्शन बायर से, चाहे कॉल ऑप्शन बायर हो चाहे पुट ऑप्शन बायर हो, कि उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना है कि नहीं, यानी कि ऑप्शन एक्सरसाइज करना है कि नहीं। तो ये एक फीचर होता है अमेरिकन ऑप्शन का, जो कि यूरोपियन ऑप्शन में नहीं रहता। यूरोपियन ऑप्शन में दो तरह के वर्ड्स आते हैं, कॉल ऑप्शन को बोलते हैं सी ई और पुट ऑप्शन को बोला जाता है पी ई। तो सी ई का मतलब होता है, सी स्टैंड्स फॉर कॉल ऑप्शन और ई का मतलब है यूरोपियन स्टाइल। तो जो ऑप्शन दो तरह के मैंने बताया, यूरोपियन ऑप्शन एंड अमेरिकन ऑप्शन, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये कोई कॉल ऑप्शन है अमेरिकन स्टाइल का या कोई कॉल ऑप्शन है यूरोपियन स्टाइल का। तो इसमें स्टाइल भी आप बोल सकते हो अमेरिकन स्टाइल या यूरोपियन स्टाइल। तो जब आप कहीं पे सी ई देखोगे उसका मतलब होता है कॉल ऑप्शन यूरोपियन स्टाइल, पी ई देखोगे तो पुट ऑप्शन यूरोपियन स्टाइल। इंडिया में यूरोपियन ऑप्शंस ही ट्रेड होते हैं मार्केट में। तो कभी भी अगर आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग कहीं देखी हो या कहीं पे कोड सुना हो, तो अगर आपने देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो आपको मैं बता देता हूँ कि कहीं पर भी लिखा रहेगा बाय 2000 पीई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पीई का मतलब है पुट ऑप्शन यूरोपियन स्टाइल। तो बाय करना है पुट ऑप्शन 2000 रुपये का, यानी कि यहाँ पे पी प्लस की बात चल रही है कि पुट ऑप्शन बाय करना है। ओके, वैसा ही सी के साथ भी होता है। तो ये आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए था कि इंडिया में यूरोपियन ऑप्शंस की ही ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे सी ई और पी ई वर्ड्स यूज़ होते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ऑनर किया जा सकता है एक्सपायरी डेट को, यानी कि ऑप्शन बायर से जो सवाल पूछना है कि भैया तेरे को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ऑनर करना है या नहीं करना, तू बता दे, यानी कि ऑप्शन एक्सरसाइज करना है या नहीं करना, तो तू बता दे। तो वो चीज़ कब बताएगा? वो चीज़ बताएगा एक्सपायरी डेट को। तो मेरे जो एग्जांपल्स मैंने अभी तक लिए हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, वो यूरोपियन ऑप्शंस के ही लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है लॉट साइज़।
तो ऑप्शंस 3 तरीके के होते हैं। एक होता है स्टॉक ऑप्शंस, एक होता है इंडेक्स ऑप्शंस, एक होता है करेंसी ऑप्शंस। स्टॉक ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे अंडरलाइंग एसेट्स, शेयर्स वगैरह होते हैं, उसे हम स्टॉक ऑप्शंस कहते हैं। इंडेक्स ऑप्शंस, तो इंडेक्स ऑप्शंस का मतलब है ऐसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे अंडरलाइंग एसेट इंडेक्स होता है, यानी कि निफ्टी या सेंसेक्स होता है। और करेंसी ऑप्शंस का मतलब होता है ऐसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसा डेरिवेटिव जिसका अंडरलाइंग एसेट है करेंसीज लाइक डॉलर्स, पाउंड, रुपीस। तो अगर लॉट साइज़ की बात की जाए स्टॉक ऑप्शंस में, तो एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो सकता है, 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी हो सकता है। तो अंडरलाइंग एसेट है शेयर्स, क्वांटिटी है 100, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो 100 शेयर के पीछे करना पड़ेगा। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करते हैं, तो इंडेक्स ऑप्शन में एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में 50 निफ्टी हो सकते हैं। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो 50 निफ्टी के पीछे करना पड़ेगा। और करेंसी ऑप्शंस में मान के चलो एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में डॉलर 5 लाख है, तो डॉलर आपका अंडरलाइंग एसेट है और 5 लाख आपका लॉट साइज़ है। कि अगर आपको 10 लाख डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट करना है, मान के चलो 10 लाख डॉलर्स, तो आपको 2 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 5 लाख डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, दूसरा भी 5 लाख डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिला के 10 लाख डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। तो दिस इज़ द लॉट साइज़। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट किया है। आपके मटेरियल में यानी कि प्रैक्टिस मैनुअल में वो एक साथ ही दिया हुआ है, बट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ऑप्शंस मैंने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हम लोग जो फाइनल आंसर निकालेंगे वो टोटल करके निकालेंगे। पहले पार्ट में कॉल ऑप्शन की बात की गई है, दूसरे पार्ट में पुट ऑप्शन की बात की गई है कि मिस्टर एक्स एस्टैब्लिश द फॉलोइंग ऑन द डेल्टा कॉर्पोरेशन स्टॉक, परचेज्ड 1 3-month कॉल ऑप्शन with a premium of 30 and an exercise price of 550. Delta Corporation stock is currently selling at 500. तो मैंने अगर परचेज किया है 3-month कॉल ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन मैंने परचेज किया यानी कि C प्लस किया, यानी कि मैं कॉल ऑप्शन बायर हूँ। मैं C प्लस कब करता हूँ, मैं C प्लस तभी करता हूँ जब मैं ये एक्सपेक्टेशन लेके बैठता हूँ कि जो मेरा अंडरलाइंग एसेट है वो एक्साइज प्राइस से बढ़ जाएगा। यानी कि मेरा अंडरलाइंग एसेट है यहाँ पे डेल्टा कॉर्पोरेशन स्टॉक, तो डेल्टा कॉर्पोरेशन कंपनी है, उसके शेयर पे मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया है और मैं ये एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हूँ कि इस शेयर की प्राइस 550 यानी कि एक्साइज प्राइस से बढ़ जाएगी। कब बढ़ जाएगी, तो 3 महीने बाद बढ़ जाएगी। तो मेरा मैच्योरिटी पीरियड होगा 3 मंथ्स। डेल्टा कॉर्पोरेशन का स्टॉक यानी कि शेयर की करेंटली सेलिंग प्राइस 500 है, तो आज उस शेयर की प्राइस 500 है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 3 महीने में 550 को क्रॉस कर जाए, तो 500 से 550 तक पहुँचे और उसको भी क्रॉस कर जाए, जिससे कि मैं प्रॉफिट कमा पाऊँ। ये कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए यानी कि परचेज करने के लिए मैंने कुछ प्रीमियम पे किया होगा स्टॉक एक्सचेंज को। कितना पे किया, तो 30 रुपये पे किया। ठीक है। डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस इफ द प्राइस ऑफ डेल्टा कॉर्पोरेशंस रिमेन्स एट 500 एट 3 मंथ्स। इसका मतलब ये हुआ कि 3 महीने बाद का शेयर प्राइस दिया हुआ है, पहले केस में 500, दूसरे केस में फॉल्स एट 350 आफ्टर 3 मंथ्स, तो दूसरे केस में 350, राइजेस टू 600, तो तीसरे केस में 600। अज्यूम दी साइज ऑप्शन इज 100 शेयर्स ऑफ डेल्टा कॉर्पोरेशन। साइज ऑप्शन मतलब ऑप्शन साइज यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइज या फिर लॉट साइज, कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है 100 शेयर ऑफ डेल्टा कॉर्पोरेशन का मीनिंग ये निकल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको करना है तो एक डेल्टा कॉर्पोरेशन के शेयर पे नहीं हो पाएगा, आपको 100 शेयर्स पे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिट और लॉस भी 100 शेयर्स पे कैलकुलेट होगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कॉल ऑप्शन परचेज C प्लस, यानी कि कॉल ऑप्शन बायर हूँ मैं, प्रीमियम 30 रुपीज़ पे किया होगा, एक्साइज प्राइस है 550। इसका मतलब ये निकल रहा है कि 550 के ऊपर गया तो पे ऑफ आएगा और 550 के नीचे गया तो लैप्स। तो 550 के ऊपर शेयर की प्राइस गई तो पे ऑफ आएगा, डिफरेंस अमाउंट आएगा, और 550 के नीचे गया तो लैप्स हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक्साइज नहीं किया जाएगा। लॉट साइज दिया हुआ है 100 शेयर्स पर कॉन्ट्रैक्ट, तो एक कॉन्ट्रैक्ट के पीछे में 100 शेयर्स
शामिल है। अब देखते हैं कि हुआ क्या। मैच्योरिटी वाले दिन 3 सिनेरियो दिए हुए हैं। पहला सिनेरियो कि शेयर की प्राइस 500 हो गई, इनके 550 एक्सरसाइज प्राइस है, उसके नीचे है 500 हो गई तो लैप्स कर देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कॉल ऑप्शन बायर को, तो कॉन्ट्रैक्ट लैप्स कर देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो गया पहले केस में। दूसरे केस में 550 आपका एक्सरसाइज प्राइस है, 500 की जगह 350 हो गया तो और नीचे चला गया, तो तब भी लैप्स हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन थर्ड सिनेरियो में 600 हो गया, इनके 550 के ऊपर हो गया, तब जाके आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले सिनेरियो में लैप्स हो जाएगा, दूसरे सिनेरियो में भी लैप्स हो जाएगा, तीसरे सिनेरियो में कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा। जब एक्सरसाइज किया जाता है तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो मैंने बताया था कि शेयर की प्राइस, जिसे हम एस भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, माइनस ई यानी कि एक्सरसाइज प्राइस माइनस प्रीमियम, ये तो एक शेयर का आपका प्रॉफिट आ गया। लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। सी प्लस वाले का प्रॉफिट सी माइनस वाले का लॉस होता है, ठीक है। दूसरा केस है लैप्स का, कि अगर लैप्स हो गया तो सी प्लस को लॉस हो जाएगा, उतना ही सी माइनस वाले को प्रॉफिट हो जाएगा। प्रीमियम अमाउंट जितना, तो प्रीमियम अमाउंट इंटू लॉट साइज, आपका टोटल लॉस हो जाएगा सी प्लस वाले का, अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लैप्स किया गया तो, ठीक है। तो सिनेरियो वन में क्या हुआ, सिनेरियो वन में सिंस लैप्स हो गया, क्योंकि शेयर की प्राइस इज़ लेस देन एक्सरसाइज प्राइस, यानी 500 रुपये इज़ लेस देन 550, तो लॉस हो जाएगा मेरा। लॉस कितना हो जाएगा, प्रीमियम अमाउंट इंटू लॉट साइज। प्रीमियम कितना है, तो 30 रुपये पर शेयर है प्रीमियम, मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर्स पर कॉन्ट्रैक्ट, तो लॉस हो जाएगा 3000 रुपये का पहले सिनेरियो में। दूसरे सिनेरियो में भी लैप्स हो जाएगा, क्योंकि 350 इज़ लेस देन 550, लॉस विल बी 30 इंटू 100, 3000। तो पहले सिनेरियो में भी ऑप्शन लैप्स किया गया, 3000 का लॉस हो गया। दूसरे सिनेरियो में भी ऑप्शन लैप्स कर दिया गया, 3000 रुपये का लॉस हो गया। थर्ड सिनेरियो में एक्सरसाइज किया गया, शेयर की प्राइस इज 600 विच इज़ मोर देन 550, तो प्रॉफिट आ जाएगा 600 माइनस 550 माइनस 30 इंटू 100, यानी कि शेयर प्राइस ऑन टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी माइनस एक्सरसाइज प्राइस माइनस प्रीमियम इंटू 100, 20 इंटू 100, 2000, 2000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर ही, एक क्वेश्चन में जो ये दिया हुआ है कि डेल्टा कॉरपोरेशन का जो स्टॉक है वो अभी 500 रुपये है, ये यूज़लेस है। ये यूज़लेस इसलिए है क्योंकि आप जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, जिसमें आप प्रॉफिट या लॉस कमाना चाहते हो, वो प्रॉफिट या लॉस मैच्योरिटी पीरियड को कमाओगे, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड का जो एंड है टी इज इक्वल टू एम, उस दिन के शेयर प्राइस पर आपका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होगा, ना कि आज की शेयर प्राइस पे। तो ये जो आपको 500 रुपये दिया हुआ है, ये आपके लिए यूज़लेस है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस, यानी कि जब आप यहाँ पर एस लोगे प्रॉफिट निकालने के लिए, तो ये एस होगा मैच्योरिटी डेट वाला, ठीक है। और तभी आप डिसाइड करते हो कि ऑप्शन लैप्स करना है या एक्सरसाइज करना है, ठीक है। पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट है मिस्टर एक्स एस्टैब्लिश द फॉलोइंग ऑन द डेल्टा कॉर्पोरेशन स्टॉक, परचेस्ड 1 3 month पुट ऑप्शन विद अ प्रीमियम ऑफ 5 एंड एक्साइज प्राइस ऑफ 450, और यहाँ पे भी प्रॉफिट लॉस निकालना है सेम सिनेरियोज में, यानी कि 500 हो गया या 350 हो गया या 600 हो गया, और 100 शेयर्स ही लॉट साइज है। पुट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पुट ऑप्शन में क्या होगा, पुट ऑप्शन में अगर शेयर का प्राइस नीचे चला गया तो मुझे फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पी प्लस किया हुआ है। पी प्लस वाला ये सोचता है कि शेयर की प्राइस एक्साइज प्राइस के नीचे चली जाए, जिससे कि मैं प्रॉफिट कमा लूँ, और इस बात का वो प्रीमियम पे करता है। तो अगर एक्साइज किया गया पुट ऑप्शन, यानी कि पी प्लस को जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी पी माइनस का लॉस विच विल बी ई माइनस एस। एस कौन सा, तो मैच्योरिटी डेट वाला एस। तो ई माइनस एस माइनस प्रीमियम इंटू लॉट साइज, तो एक्साइज प्राइस माइनस शेयर प्राइस माइनस प्रीमियम पेड इंटू लॉट साइज इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ पुट ऑप्शन बायर, यानी कि पी प्लस। अगर ऑप्शन लैप्स हो जाता है तो पी प्लस वाले को लॉस होगा और पी माइनस वाले को प्रॉफिट होगा, विच विल बी प्रीमियम
अमाउंट इंटू लॉट साइज। हमारे केस में क्या हुआ, चलो चेक करते हैं। एक्साइज प्राइस मेरी 450 है, तो ये वाला मेरा 450 का एक्साइज प्राइस है। सिनेरियो 1, शेयर की प्राइस 500 है, तो नीचे जानी चाहिए थी, नीचे नहीं गई तो लैप्स। शेयर की प्राइस 350 हो गई, यानी कि एक्साइज प्राइस के नीचे हो गई, तो एक्सरसाइज्ड। और सिनेरियो 3 में शेयर की प्राइस 600 हो गई, बढ़ गई, तो भी लैप्स। तो सिर्फ एक ही केस में आप ऑप्शन यानी कि पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, सिनेरियो 2 में। तो पहले केस में सिंस ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, यानी कि P+ वाले को लॉस हो जाएगा, प्रीमियम इंटू लॉट साइज। यहाँ पे प्रीमियम है 5 रुपये पर शेयर इंटू 100 शेयर्स, यानी कि 500 रुपये का लॉस हो जाएगा। सेकेंड केस में प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा, तो इट विल बी ई यानी कि एक्साइज प्राइस माइनस 350 यानी कि एस शेयर प्राइस ऑन टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी माइनस प्रीमियम अमाउंट पेड यानी कि 5 इंटू 100 शेयर्स, 9500 का प्रॉफिट हो जाएगा। और सिनेरियो 3 में लॉस हो जाएगा P+ वाले को, विच विल बी प्रीमियम इंटू लॉट साइज यानी कि 500 रुपये का लॉस हो जाएगा। ना टोटल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिक्स करके आंसर निकालेंगे, तो हम ये पाएंगे कि C+ में मेरे को लॉस हुआ 3000 रुपये का, और P+ में भी मेरे को लॉस हो गया 500 रुपये का। C+ में इसलिए लॉस हो गया क्योंकि एक्साइज प्राइस 550 थी, शेयर की प्राइस 500 थी। और पुट ऑप्शन में भी लॉस हो गया क्योंकि एक्साइज प्राइस 450 थी और शेयर की प्राइस 500 थी, तो दोनों केस में लॉस हो गया। तो 3000 का लॉस प्लस 500 का लॉस, तो 3500 का लॉस, यानी कि 3500 माइनस इतना आपको लॉस हो जाएगा। दूसरे सिनेरियो में मेरे को कॉल ऑप्शन में लॉस हो गया लेकिन पुट ऑप्शन में प्रॉफिट हो गया, तो 3000 का लॉस और 9500 का प्रॉफिट, तो 9500 माइनस 3000 यानी कि 6500 का प्रॉफिट हो जाएगा प्लस 6500। और तीसरे सिनेरियो में C+ में मुझे प्रॉफिट हुआ था 2000, P+ में मेरे को लॉस हो गया 500, तो 2000 का प्रॉफिट माइनस लॉस 500 का, तो 1500 का प्रॉफिट यानी कि प्लस 1500। तो हमारा फाइनल आंसर है -3500 प्लस 6500 प्लस 1500। तो इस तरीके से सॉल्व होता है आपका कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का क्वेश्चन, जिसमें प्रॉफिट और लॉस इस तरीके से निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट वैल्यू और नेट प्रॉफिट। कि कैश फ्लो को क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू को क्या बोला जाता है और नेट प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, और ये तीनों कैलकुलेट कैसे होते हैं ऑप्शंस के केस में। तो एक्सपायरेशन डेट का कैश फ्लो, यानी कि जब ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, चेक करते हैं कॉल ऑप्शन। कि कॉल ऑप्शन में अगर आपने बाय करके रखा है कॉल, यानी कि C+ करके रखा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपने बाय किया हुआ है और एक्सपायरेशन डेट यानी कि T इक्वल टू मैच्योरिटी को क्या होगा, तो T इक्वल टू मैच्योरिटी में अगर आप सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, यानी कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया टू बाय द शेयर या फिर कोई भी अंडरलाइंग एसेट एट अ फ्यूचर डेट, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करने वाले हो, आप उस कॉन्ट्रैक्ट में शेयर परचेस करने वाले हो और एक्सरसाइज प्राइस देने वाले हो, है ना। अगर मैं एक्सपायरेशन डेट की बात करूं, यानी कि T इक्वल टू मैच्योरिटी वाले दिन की बात करूं, यानी कि एक्सपायरी डेट की बात करूं, और अगर मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है यानी कि C+ करके रखा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक्साइज प्राइस से शेयर की प्राइस बढ़ जाए, तभी जाके मैं वो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूँगा। तो मान के चलो अगर मैंने वो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज किया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं करूँगा क्या, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं बाय कर लूँगा शेयर, यानी कि शेयर मेरे पास आ जाएगा और मैं एक्सरसाइज प्राइस दे दूँगा। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे क्या करना है, मुझे शेयर ले लेना है और एक्सरसाइज प्राइस दे देना है। तो सिर्फ अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो आपका कैश फ्लो क्या होने वाला है, आपका कैश आउटफ्लो होने वाला है, विच विल बी इक्वल टू एक्साइज प्राइस, यानी कि माइनस एक्साइज प्राइस इज योर कैश फ्लो ऑन द एक्सपायरेशन डेट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, एक्सपायरी डेट को अगर कैश फ्लो की बात की जाएगी तो सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाएगी और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपका एक्साइज प्राइस आपके हाथ से चला जाएगा,
यानी कि कैश आउटफ्लो हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्साइज प्राइस। अगर सी माइनस की बात करते हैं तो सी माइनस की अगर बात करेंगे और अगर ऑप्शन एक्साइज हो रहा है तो सी माइनस वाले ने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल किया था, यानी कि वो शेयर दे देगा लाके और एक्साइज प्राइस उसको मिल जाएगी, मतलब उसके लिए कैश इनफ्लो हो जाएगा एक्साइज प्राइस का, यानी कि प्लस एक्साइज प्राइस। तो अगर एक्सपायरी डेट को यानी कि टी इज टू मैच्योरिटी को कॉल ऑप्शन एक्साइज होता है तो सी प्लस वाले के लिए माइनस एक्साइज प्राइस का कैश फ्लो होता है, यानी कि कैश आउटफ्लो होता है, और सी माइनस वाले के लिए कैश इनफ्लो होता है विच इज़ प्लस एक्साइज प्राइस। पुट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पुट ऑप्शन में अगर मैंने पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है यानी कि पी प्लस किया हुआ है, पी प्लस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, तो सिंस पी प्लस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, मैं शेयर दे दूंगा और एक्साइज प्राइस ले लूँगा, यानी कि मुझे कैश इनफ्लो हो जाएगा प्लस एक्साइज प्राइस का। और अगर मैंने पुट ऑप्शन सेल किया हुआ यानी कि पी माइनस किया हुआ है, यानी कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट टू बाय किया है, मुझे शेयर मिल जाएगा, मैं एक्साइज प्राइस दे दूंगा, मेरे लिए कैश आउटफ्लो होगा यानी कि माइनस एक्साइज प्राइस। सिंस मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझाई थी कि सी प्लस वाला और पी माइनस वाला, इन दोनों के जो थिंकिंग प्रोसेस हैं वो सेम रहते हैं, यानी कि वो ये चाहते हैं कि शेयर की प्राइस फ्यूचर डेट में बढ़ जाए, इसलिए वो लोग कॉन्ट्रैक्ट टू बाय करके रखते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे दोनों का जो कैश फ्लो है वो सेम है, यानी कि माइनस एक्साइज प्राइस और माइनस एक्साइज प्राइस। वैसे ही सी माइनस और पी प्लस इन दोनों का भी कैश फ्लो सेम होगा, क्योंकि दोनों ने सेम कॉन्ट्रैक्ट किया है विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, यानी कि ये लोग ये चाहते हैं कि शेयर की प्राइस गिर जाए। तो अगर शेयर की प्राइस गिर जाए तो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करके रखा हुआ है, यानी कि शेयर दे देंगे एक्साइज प्राइस ले लेंगे, तो इनके लिए कैश इनफ्लो हो जाएगा दोनों के लिए प्लस एक्साइज प्राइस प्लस एक्साइज प्राइस। तो सी माइनस पी प्लस दोनों के लिए प्लस एक्साइज प्राइस और सी प्लस और पी माइनस के लिए माइनस एक्साइज प्राइस। आगे डिस्कस करते हैं। आगे आ रहा है एक्सपायरेशन डेट का इन्वेस्टमेंट वैल्यू। क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू बताइए एक्सपायरेशन डेट यानी कि टी इक्वल टू मैच्योरिटी का, तो उसका मतलब होता है पे ऑफ निकाल के देना। पे ऑफ मैंने आपको बताया था, पे ऑफ का मतलब नेट कैश फ्लो होता है। तो अगर कॉल ऑप्शन की बात करेंगे यानी कि सी प्लस की बात करेंगे इसके अंदर में, तो सी प्लस वाला अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो उसे पॉजिटिव पे ऑफ होता है विच इज़ एस माइनस ई। एस का मतलब होगा शेयर की प्राइस ऑन टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी माइनस एक्साइज प्राइस टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी। ये जो एक्साइज प्राइस है ये टी इज इक्वल टू ज़ीरो में भी सेम रहता है और टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी में भी सेम रहता है, क्योंकि इसका ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया था थोड़े टाइम पहले। ये देखिए एक्साइज प्राइस का बनाया था 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। तो चाहे एक्साइज प्राइस टी इज टू मैच्योरिटी बोलो चाहे एक्साइज प्राइस टी इज टू ज़ीरो बोलो, बात एक ही है, लेकिन शेयर की प्राइस हमेशा आपको टी इज टू मैच्योरिटी बोलनी है, क्योंकि पे ऑफ हमेशा मैच्योरिटी की डेट को निकल के आता है। तो एस माइनस सी प्लस वाले के लिए पॉजिटिव पे ऑफ होगा, सी माइनस वाले के लिए नेगेटिव पे ऑफ होगा, यानी कि माइनस एस माइनस ई, क्योंकि उसको पैसा देना पड़ेगा। तो नेगेटिव पे ऑफ का मतलब कैश आउटफ्लो, उसको पैसा देना पड़ेगा, और पॉजिटिव पे ऑफ मतलब कैश इनफ्लो, पैसा मिलेगा। पुट ऑप्शन की बात करते हैं। पुट ऑप्शन में पी प्लस वाले को पॉजिटिव पे ऑफ होगा ई माइनस एस, और पी माइनस वाले को नेगेटिव पे ऑफ होगा माइनस ई माइनस एस। तो इस तरीके से निकल के आता है एक्सपायरेशन डेट का इन्वेस्टमेंट वैल्यू विच इज़ नथिंग बट द पे ऑफ। नोट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नोट कि जो आप पे ऑफ निकालते हैं टी टू मैच्योरिटी में वही आपका इंट्रेंसिक वैल्यू होता है टी टू मैच्योरिटी में, और वही आपका ऑप्शन प्रीमियम होता है टी टू मैच्योरिटी में। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये ऐसा क्यों होगा कि पे ऑफ टी टू मैच्योरिटी इज इक्वल टू इंट्रेंसिक वैल्यू टी टू मैच्योरिटी विच विल ऑल्सो बी इक्वल टू ऑप्शन प्रीमियम टी टू मैच्योरिटी। सबसे पहले तो पे ऑफ समझ लेते हैं कि पे ऑफ तो टी टू मैच्योरिटी पे निकलता है। अगर कॉल ऑप्शन की बात करेंगे तो पे ऑफ कितना होगा, तो वो होगा शेयर प्राइस माइनस एक्साइज प्राइस।
और अगर पुट ऑप्शन की बात करेंगे तो इट विल बी एक्साइज प्राइस माइनस शेयर प्राइस। चलो इतना तो समझ में आ गया। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, चलो रिवाइज करते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अब मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू होता है कॉल ऑप्शन में शेयर प्राइस माइनस एक्साइज प्राइस और पुट ऑप्शन में एक्साइज प्राइस माइनस शेयर प्राइस। आपको सिमिलैरिटी दिख रही होगी कि पे ऑफ जो टी टू मैच्योरिटी पे निकला और इंट्रिंसिक वैल्यू जो टी टू मैच्योरिटी में निकलेगा दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है। क्या फॉर्मूला है? कॉल ऑप्शन में शेयर प्राइस माइनस एक्साइज प्राइस और पुट ऑप्शन में एक्साइज प्राइस माइनस शेयर प्राइस। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि पे ऑफ टी इजिकल टू मैच्योरिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू टी इजिकल टू मैच्योरिटी। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू से ऑप्शन प्रीमियम तक। तो ऑप्शन प्रीमियम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होता है टाइम वैल्यू। अगर स्पेसिफिकली टी इजिकल टू मैच्योरिटी की बात करेंगे तो क्या होगा? तो कुछ इस तरीके से होगा कि ऑप्शन की प्रीमियम वैल्यू ऑन टी इजिकल टू मैच्योरिटी विल बी इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि टी इजिकल टू मैच्योरिटी में टाइम वैल्यू ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि कोई टाइम नहीं बचा तो कोई उम्मीद नहीं बची, तो टाइम वैल्यू ज़ीरो हो गया, यानी कि वो वाला पार्ट ज़ीरो हो गया। तो कौन सा पार्ट बचा? तो इंट्रिंसिक वैल्यू बचा। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि शेयर प्राइस माइनस एक्साइज प्राइस कॉल ऑप्शन में और एक्साइज प्राइस माइनस शेयर प्राइस पुट ऑप्शन में। तो टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी में इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू द ऑप्शन प्रीमियम। यहाँ से ये प्रूव हो गया। तो फाइनली हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी का जो पे ऑफ है दैट विल बी इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड दैट विल बी इक्वल टू द ऑप्शन प्रीमियम। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि ऑप्शन प्रीमियम यानी कि वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, उस ऑप्शन की वैल्यू कितनी है, उसका प्राइस कितना है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से गुजरता है। ठीक है, और पे ऑफ का मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। तो पे ऑफ निकाल लिया अगर मैच्योरिटी डेट को, तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लिया टी जेड मैच्योरिटी, और ऑप्शन प्रीमियम भी निकाल लिया टी जेड मैच्योरिटी। आगे बढ़ते हैं। एक्सपायरेशन डेट का नेट प्रॉफिट वो कितना होगा? तो अगर मैंने सी प्लस करके रखा है यानी कि कॉल बाय करके रखा है और अगर मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो प्रॉफिट होगा एस माइनस ई माइनस प्रीमियम। ये हम क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। और इतने का लॉस हो जाएगा सी माइनस वाले को। अगर लैप्स हो गया तो लॉस होगा प्रीमियम अमाउंट और प्रॉफिट होगा सी माइनस वाले को प्रीमियम अमाउंट। सेम पुट ऑप्शन में डिस्कस करते हैं कि पुट ऑप्शन में अगर पी प्लस जिसने किया है उसने अगर ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो प्रॉफिट हो जाएगा ई माइनस एस माइनस प्रीमियम, और उतने का लॉस हो जाएगा पी माइनस वाले को। लेकिन अगर ऑप्शन लैप्स हो गया तो लॉस होगा पी प्लस वाले को प्रीमियम अमाउंट का और उतने का प्रॉफिट हो जाएगा पी माइनस वाले को प्रीमियम अमाउंट का। तो इस तरीके से आपका निकलता है एक्सपायरेशन डेट का कैश फ्लो, एक्सपायरेशन डेट का इन्वेस्टमेंट वैल्यू और एक्सपायरेशन डेट का नेट प्रॉफिट। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉल एंड पुट एग्जिस्ट ऑन द सेम स्टॉक ईच ऑफ विच इज एक्साइसेबल एट ₹60। मतलब कॉल ऑप्शन का एक्साइज प्राइस भी 60 रुपये है, 60 रुपीज़ है, और पुट ऑप्शन का भी एक्साइज प्राइस 60 रुपीज़ है। दे नाउ ट्रेड फॉर मार्केट प्राइस होता है स्टॉक और स्टॉक इंडेक्स 55 रुपये। इसका मतलब हुआ कि वो जो शेयर है उसकी प्राइस 55 चल रही है आज, तो ये हमारे लिए यूजलेस है। मार्केट प्राइस ऑफ कॉल 9 रुपये और मार्केट प्राइस ऑफ पुट 1 रुपये। तो मार्केट प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन प्रीमियम होता है। मार्केट प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन प्रीमियम होता है। यानी कि डेरिवेटिव की मार्केट प्राइस, यानी कि डेरिवेटिव का जो ग्राफ इस तरीके से फ्लक्चुएट होता है वो होता है उसकी ऑप्शन प्रीमियम। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन प्रीमियम इज़ 9 रुपीज़, पुट ऑप्शन प्रीमियम इज़ 1 रुपीज़। तो कैलकुलेट द एक्सपायरेशन डेट कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट वैल्यू एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम बाय वन कॉल राइट वन कॉल। राइट का मतलब होता है सेल करना कॉल, यानी कि सी माइनस। तो सी प्लस सी माइनस फिर बाय वन पुट पी प्लस और राइट वन पुट पी माइनस
फॉर एक्सपायरेशन डेट स्टॉक प्राइसेस, तो ये हमारे काम का है, यानी कि टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी में, टी इज इक्वल टू एम में शेयर की प्राइसेस क्या क्या होने वाली है। तो 50 हो सकता है, या 55, या 60, या 65, या 70। तो कॉल ऑप्शन का एक्साइज प्राइस ई दिया हुआ 60 पर शेयर, पुट ऑप्शन का भी 60 पर शेयर। एस टी इक्वल टू 0 55 रुपये पर शेयर, एस टी इक्वल टू 0 55 रुपये पर शेयर, ये दोनों हमारे लिए यूजलेस है। जैसा मैं आपको समझा रहा था कि मार्केट प्राइस ऑफ कॉल का मतलब था कॉल ऑप्शन प्रीमियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, यानी कि 9 रुपये पर शेयर, और मार्केट प्राइस ऑफ द पुट यानी कि पुट ऑप्शन प्रीमियम 1 रुपये पर शेयर। तो पहला आ रहा है एक्सपायरेशन डेट कैश फ्लो। एक्सपायरेशन डेट कैश फ्लो मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया, मैं उसको लिंक करता हूँ। वो ये होता है सी प्लस में माइनस एक्साइज प्राइस, सी माइनस में प्लस एक्साइज प्राइस, पी प्लस में प्लस एक्साइज प्राइस, पी माइनस में माइनस एक्साइज प्राइस। तो पहले देखते हैं कि ऑप्शन एक्साइज होगा कि नहीं। पहला केस 50 रुपये। 50 रुपये को पहले डिस्कस करते हैं, यानी कि कॉल ऑप्शन को पहले डिस्कस करते हैं कि अगर मैंने कॉल बाय किया हुआ है, सी प्लस किया हुआ, तो क्या मैं एक्साइज करूँगा? मैं एक्साइज नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा एक्साइज प्राइस 60 रुपीज़ है। तो 60 रुपीज़ से ऊपर जाएगा तब भी एक्साइज करूँगा। तो यहाँ पे एक्साइज नहीं करूँगा तो ज़ीरो, कोई कैश फ्लो नहीं। 55 तो भी कोई कैश फ्लो नहीं। 60 तो भी कोई कैश फ्लो नहीं। 65, अगर 65 हो गया शेयर का प्राइस तो 60 से बढ़ गया, यानी कि ई से बढ़ गया, तब जाके कॉल एक्साइज होगा। कॉल अगर एक्साइज हो गया तो सी प्लस वाले का आउटफ्लो होगा, यानी कि माइनस एक्साइज प्राइस, तो -60। और अगर 70 हो गया और बढ़ गया तो भी -60। ठीक है, सी माइनस की बात कर लेते हैं। तो अगर पहले 3 केस में ऑप्शन एक्साइज ही नहीं होगा तो कोई कैश फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन एक्साइज होगा तो एक्साइज प्राइस पे करेगा सी प्लस वाला, यानी कि ये सी माइनस वाले को। तो सी माइनस वाले को मिल जाएगा 60 रुपये, तो उसके लिए कैश इनफ्लो हो जाएगा। तो सी माइनस वाले के लिए कैश इनफ्लो, सी प्लस वाले के लिए कैश आउटफ्लो, तो +60 +60। अब पुट ऑप्शन की बात करते हैं। पुट ऑप्शन अगर किसी ने बाय किया हुआ है, यानी कि वो चाह रहा है कि शेयर की प्राइस 60 रुपये से नीचे चली जाए। पहले केस में 50, तो नीचे चली गई तो एक्साइज कर लेगा। एक्साइज कर लेगा तो क्या करेगा? पी प्लस वाला। तो पी प्लस वाले ने सिंस कॉन्ट्रैक्ट टू सेल किया हुआ है, वो शेयर दे देगा, एक्साइज प्राइस ले लेगा। तो पी प्लस वाले के लिए एक्साइज प्राइस कैश इनफ्लो होगा, यानी कि 60 रुपीज़ का कैश इनफ्लो होगा उसको। तो ये देखिए +60। दूसरा केस 55 हो गया तो भी +60। और बाकी 3 केस में वो एक्साइज नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे एक्साइज प्राइस के नीचे शेयर की प्राइस नहीं गई। ठीक है, तो जब पुट ऑप्शन एक्साइज होगा तभी पी माइनस वाले के लिए भी कुछ ना कुछ कैश फ्लो होगा। पी माइनस वाले के लिए नेगेटिव कैश फ्लो, यानी कि कैश आउटफ्लो होगा 60 रुपये का, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट टू बाय किया हुआ था। तो एक्साइज प्राइस दे देगा, यानी कि -60, सेकेंड में -60, और बाकी 3 में 0। तो इस तरीके से एक्सपायरेशन डेट कैश फ्लो निकलता है। अभी एक्सपायरेशन डेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू। एक्सपायरेशन डेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज नथिंग बट द पे ऑफ। तो सिंस पहले 3 केस ऑफ कॉल में एक्साइज ही नहीं करोगे तो कोई पे ऑफ ही नहीं होगा, ना सी प्लस वाले के लिए ना सी माइनस वाले के लिए। लेकिन जब 65 हो जाएगा शेयर का प्राइस, यानी कि एक्साइज प्राइस के ऊपर, तो पे ऑफ होगा 65 - 60, यानी कि 5 रुपये। इसके लिए पॉजिटिव पे ऑफ और इसके लिए नेगेटिव पे ऑफ, तो -5। अगर शेयर की प्राइस 70 हो गई तो 70 - 60, 10 रुपये पॉजिटिव पे ऑफ और सी प्लस, नेगेटिव पे ऑफ और सी माइनस। अब पुट ऑप्शन देखते हैं। पुट ऑप्शन अगर आपने पुट बाय करके रखा है तो आपको कैश फ्लो पॉजिटिव होगा, यानी कि पे ऑफ पॉजिटिव होगा। कितना होगा? तो वो होगा 60 - 50, यानी कि 10 रुपये आपको मिलेंगे, और उतने का नेगेटिव कैश फ्लो हो जाएगा पी माइनस वाले के लिए -10। अगर 55 हो गया तो 60 - 55, यानी कि ई माइनस एस, 5 रुपये पॉजिटिव पे ऑफ और 5 रुपये का नेगेटिव पे ऑफ,
पी माइनस वाले के लिए। और यहाँ पे बाकी ये जो 3 केस है, यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं होगा तो पे ऑफ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो दिस इज एक्सपायरेशन डेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू। फिर एक्सपायरेशन डेट नेट प्रॉफिट, तो इस तरीके से आता है नेट प्रॉफिट या लॉस कि अगर ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा। तो हमारा सी प्लस और सी माइनस में क्या हो रहा था, सिर्फ बात के दो, यानी कि जब 65 हो गया और 70 हो गया तभी ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा था, यानी कि पहले 3 केस में ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। तो पहले 3 केस में सी प्लस वाले को लॉस हो जाएगा, कितने का प्रीमियम अमाउंट, तो -9 -9 -9, उतने का ही प्रॉफिट हो जाएगा सी माइनस वाले को, यानी कि +9 +9 और +9। और बाकी दोनों मैटर में, यानी कि बाकी दोनों केसेस में एस माइनस ई माइनस प्रीमियम किया जाएगा। तब क्या होगा, तब होगा 65 - 60 माइनस प्रीमियम विच इज़ 9, तो -4। और जितना इसको लॉस हुआ उतना इसको प्रॉफिट हो जाएगा एक्सेस करने के बावजूद, विच इज़ +4। और जब 70 रुपीज़ हो जाएगा शेयर का प्राइस, तो 70 - 60 10 रुपये, 10 रुपये माइनस 9 रुपये प्रीमियम अमाउंट, तो 1 रुपये, तो 1 रुपये इसको प्रॉफिट हो जाएगा सी प्लस वाले को, और उतने का लॉस हो जाएगा सी माइनस वाले को। अब डिस्कस करते हैं पुट ऑप्शन, यानी कि पी प्लस और पी माइनस। यहाँ पे सिर्फ पहले 2 केस में ऑप्शन एक्सरसाइज होगा और बाकी जगह लैप्स हो जाएगा। अगर लैप्स हो गया तो लॉस हो जाएगा प्रीमियम अमाउंट, यानी कि -1 -1 -1, और प्रॉफिट हो जाएगा +1 +1 +1। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया पुट ऑप्शन, तो ई माइनस एस माइनस प्रीमियम, यानी कि 60 - 50 -1, तो 9, ये 9 आ गया। दूसरे केस में 55 हो गया शेयर का प्राइस, तो 60 - 55 -1, तो 4 रुपीज़, जितने का इसको प्रॉफिट +9 उतना पी माइनस वाले को लॉस -9, यहाँ पे +4 -4। तो इस तरीके से निकलता है एक्सपायरेशन डेट का नेट प्रॉफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी, यानी कि T = M। वैल्यू ऑफ ऑप्शन का मतलब होता है ऑप्शन प्रीमियम। तो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्शन प्रीमियम एट T = मैच्योरिटी। तो पहले तो ये रिकॉल कर लें कि T = मैच्योरिटी को ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है। तो अगर कॉल एंड पुट ऑप्शंस की बात चल रही है, तो जब दोनों ऑप्शंस इन द मनी होंगे, यानी कि अगर कॉल की बात चल रही है तो शेयर प्राइस इज़ मोर देन एक्साइज प्राइस, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो अगर पुट ऑप्शन की बात करें तो एक्साइज प्राइस माइनस शेयर प्राइस, तो कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, तभी आपका ऑप्शन प्रीमियम पॉजिटिव रहेगा एंड इट विल बी इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू। क्योंकि टाइम वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, जो बचा है वो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू ही बचा है। अगर एट द मनी है तो ज़ीरो, और अगर आउट द मनी है तो भी ज़ीरो। तो अभी हम लोग वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने जा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन प्रीमियम निकालने जा रहे हैं T = मैच्योरिटी को। इसके लिए आप एक 6 कॉलम टेबल बनाएंगे। ये 6 कॉलम रहेंगे। सबसे पहला रहेगा एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस, दूसरा रहेगा एक्साइज प्राइस, तीसरा रहेगा ऑप्शन एक्सरसाइज्ड या लैप्स्ड, चौथा रहेगा T = मैच्योरिटी का पे ऑफ, पांचवा प्रोबेबिलिटी, और सिक्स्थ पे ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटी। आप नोटिस करोगे तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का जो मीनिंग है मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में समझाया था कि एक्सपेक्टेड का मतलब है प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ करना और कोई ना कोई वैल्यू निकाल के बताना। वो जो वैल्यू आएगी उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। वहाँ पे हम लोग रिटर्न को यूज़ करते थे, और रिटर्न्स में जब प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह मल्टीप्लाई करते थे और आंसर आता था एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, बहुत बार कहीं कहीं शेयर प्राइस भी यूज़ किए, तो मल्टीप्लाई जब किए शेयर प्राइस को प्रोबेबिलिटीज़ के साथ, तो हमारा आंसर एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस। और अभी निकालने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, यानी कि एक्सपेक्टेड ऑप्शन प्रीमियम। तो पहले तो अलग अलग ऑप्शन प्रीमियम निकाल लो, फिर प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। वैसे कुछ हम लोग यहाँ पर भी करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग
एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस लिख लेंगे जो क्वेश्चन में दी रहेगी, यानी कि गिवन कि मैच्योरिटी वाले दिन शेयर की प्राइस क्या क्या हो सकती है, उसके सामने एक्साइज प्राइस लिख देंगे। फिर डिसाइड करेंगे कि ऑप्शन एक्साइज करना है या लैप्स करना है। तो अगर सी प्लस करके रखा है तो शेयर प्राइस शुड बी मोर देन एक्साइज प्राइस, तभी एक्साइज करूँगा, नहीं तो लैप्स कर दूंगा। अगर पुट ऑप्शन बाय करके रखा है यानी कि पी प्लस करके रखा है, तो अगर एक्साइज प्राइस इज़ मोर और शेयर प्राइस इज़ लेस, तभी मैं पुट ऑप्शन एक्साइज करूँगा, नहीं तो लैप्स कर दूंगा। तो मान के चलो पहले 2 केस में हमने एक्साइज किया, बाकी 2 केस में लैप्स कर दिया, तो पे ऑफ कुछ ना कुछ आएगा। पे ऑफ क्या रहेगा? तो पे ऑफ रहेगा कॉल ऑप्शन में शेयर प्राइस माइनस एक्साइज प्राइस यानी कि 1 माइनस 2, और पुट ऑप्शन में यानी कि पी प्लस में एक्साइज प्राइस माइनस शेयर प्राइस यानी कि 2 माइनस 1। तो पे ऑफ आ जाएगा मैच्योरिटी वाला। अब सिंस पे ऑफ आ चुका है मैच्योरिटी वाला, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही सिखाया कि पे ऑफ टी टू एम इज इक्वल टू आई वी यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू एट टी टू मैच्योरिटी विच इज़ द ऑप्शन प्रीमियम एट टी टू मैच्योरिटी। तो अगर मेरा ऑप्शन प्रीमियम टी इज टू मैच्योरिटी अलग अलग आ गए, तो उनको अगर मैं प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ऑप्शन प्रीमियम तो आएगा, लेकिन वो ऑप्शन प्रीमियम होगा एक्सपेक्टेड ऑप्शन प्रीमियम, यानी कि ये एक्सपेक्टेड ऑप्शन प्रीमियम यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन। तो वही मैं करने वाला हूँ कि पे ऑफ को मल्टीप्लाई करूँगा प्रोबेबिलिटी से, यानी कि ऑप्शन प्रीमियम को मल्टीप्लाई करूँगा प्रोबेबिलिटी से और उसको समेशन कर दूंगा यानी कि सम कर दूंगा, तो मेरा इस कॉलम का टोटल आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो मैं एक बार समराइज़ करता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने सबसे पहले शेयर प्राइस ले लिया एक्सपेक्टेड और एक्साइज प्राइस ले लिया, फिर मैंने डिसाइड किया कि ऑप्शन एक्साइज करना है या लैप्स करना है, और उस हिसाब से पे ऑफ निकाल दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कॉलम नंबर 4 यानी कि पे ऑफ निकालना। अगर आपने पे ऑफ निकाल लिया टी टू मैच्योरिटी में, तो थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि पे ऑफ टी टू मैच्योरिटी इज इक्वल टू इंट्रेंसिक वैल्यू टी टू मैच्योरिटी विच इज इक्वल टू ऑप्शन प्रीमियम टी टू मैच्योरिटी। तो सिंस मेरा ऑप्शन प्रीमियम टी टू मैच्योरिटी आ चुका है, यानी कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन टी टू मैच्योरिटी आ चुका है अलग अलग प्रोबेबिलिटी के साथ, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर लो। तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो आंसर जो आएगा वो एक्सपेक्टेड आएगा, यानी कि अगर ऑप्शन प्रीमियम की बात चल रही है तो ऑप्शन प्रीमियम बन जाएगा एक्सपेक्टेड ऑप्शन प्रीमियम, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका। यू एज एन इन्वेस्टर हैड परचेज्ड अ 4-month कॉल ऑप्शन on the equity shares of X Limited of ₹10, of which the current market price is 132 and exercise price is 150। तो मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने परचेज किया है 4-month कॉल ऑप्शन यानी कि C प्लस किया है और मैच्योरिटी पीरियड 4 months है। अंडरलाइंग एसेट X लिमिटेड के शेयर्स हैं ऑफ 10 रुपीज़ मतलब फेस वैल्यू, करेंट मार्केट प्राइस 132 शेयर की और एक्साइज प्राइस है 150। You expect the price to range between 120 to 190. The expected share price of X Limited and related probability is given below. Expected price दिया 120, 140, 160, 180, 190 और अलग अलग probability दिया हुआ है। Compute the following expected share price at the end of 4 months. तो ये जो मुझे अलग अलग probabilities में अलग अलग से expected price दिया हुआ है उसको यूज़ करना है और एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस टी टू मैच्योरिटी यानी कि टी टू 4 पे निकालना है। तो ये काम हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कर चुके हैं कि अगर आपको एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस निकालनी है एट टी टू 4 यानी कि टी टू एम, तो यूज़ प्रोबेबिलिटीज़, यानी कि जो आपके पास एक्सपेक्टेड प्राइस क्वेश्चन में दी हुई है उसको आप एक्स मान लो और प्रोबेबिलिटी को पी मान लो, तो पी इंटू एक्स करोगे यानी कि पी एक्स आ जाएगा विच इज़ लाइक 120 इंटू 0.05 इज इक्वल टू 6, 140 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 28। ऐसा करते जाइए और समेशन पी एक्स कर दीजिए विच विल बी 160.5। ये आपकी एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस है एट मैच्योरिटी यानी कि एट टी इक्वल टू 4। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते में इस बात का ध्यान देना है कि प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल 1 होना चाहिए, लाइक 0.05 प्लस 0.2 प्लस 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.15 इक्वल टू 1, ऐसा होना चाहिए।
तो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट हो गई विच इज़ एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस 160.5। दूसरा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट द एंड ऑफ 4 मंथ इफ द एक्साइज प्राइस प्रिवेल्स। एक्साइज प्राइस प्रिवेल्स का क्या मतलब है? एक्साइज प्राइस प्रिवेल्स का मतलब है कि जो मेरी शेयर प्राइस टी जीरो मैच्योरिटी को है वही मेरी एक्साइज प्राइस के बराबर है, यानी कि ऑप्शन इज़ एट द मनी। तो एट द मनी मैंने पढ़ाया था कि जो ऑप्शन की एक्साइज प्राइस है उसके बराबर अगर शेयर की प्राइस हो जाए मैच्योरिटी वाले दिन, यानी कि टी इज टू एम, तो हम कहते हैं कि ऑप्शन इज़ एट द मनी, चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो। यहाँ पे कॉल ऑप्शन की बात चल रही है एंड दी ऑप्शन इज़ एट द मनी। तो सिंस मेरा एक्साइज प्राइस और जो शेयर प्राइस बराबर हो गए यानी कि एट द मनी हो गए, तो मैंने क्या सिखाया था आपको? मैंने ये सिखाया था कि एट द मनी में ऑप्शन का प्रीमियम ज़ीरो हो जाता है। ये देखिए, क्योंकि ना इंट्रेंसिक वैल्यू बचता है ना टाइम वैल्यू बचता है, तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन टी इज टू मैच्योरिटी में ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि नील। इन केस द ऑप्शन इज हेल्ड टू इट्स मैच्योरिटी व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन। तो अब हमें निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। इसके लिए हम लोग यही 6 कॉलम टेबल बनाएंगे। एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस दी हुई है 120, 140, 160, 180, 190। एक्साइज प्राइस दिया हुआ है 150, 150, 150, 150, 150, तो वो सेम रहने वाला है। चेक करते हैं कि कॉल ऑप्शन एक्साइज करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे C प्लस करके रखा हुआ है, तो मैं तभी एक्साइज करूँगा ऑप्शन जब मेरा शेयर का प्राइस विल बी मोर देन एक्साइज प्राइस। तो 120 तो लैप्स, 140 तो लैप्स, 160 होगा तो एक्साइज करूँगा, 180 होगा तो एक्साइज करूँगा, 190 होगा तो एक्साइज करूँगा। यहाँ पे पे ऑफ निकलेगा 1 - 2, यानी कि शेयर की प्राइस माइनस एक्साइज प्राइस, यानी कि 0 0 +10 +30 +40। तो ये मेरा पे ऑफ आ गया टी टू एम। तो आप पे ऑफ को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से, यानी कि 6th कॉलम में आप क्या करने वाले हो, आप 4th कॉलम और 5th कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 0 × 0.05 इज इक्वल टू 0, 0 × 0.20 इज इक्वल टू 0, 10 × 0.5 यानी कि +5, और ऐसे ही +3 और ऐसे ही +6। तो जब सम करोगे तो आएगा 14। तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी है 14 रुपीज़ पर शेयर। तो इस तरीके से सॉल्व होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन का क्वेश्चन, जिसमें आप पे ऑफ तक पहुंचते हो और उसके बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हो और उसका समेशन कर लेते हो। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। द इक्विटी शेयर ऑफ वीसीसी लिमिटेड इज कोटेड एट 210। तो अंडरलाइंग एसेट है आपका वीसीसी लिमिटेड और उसका प्राइस दिया हुआ है 210। A 3-month call option is available at a premium of ₹6 per share and 3-month put option is available at a premium of 5 per share। तो 3 महीने की मैच्योरिटी वाला कॉल ऑप्शन अवेलेबल है और 3 महीने की मैच्योरिटी वाला पुट ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों का प्रीमियम अमाउंट दिया हुआ है। एसर्टेन द नेट पे ऑफ टू द ऑप्शन होल्डर ऑफ अ कॉल ऑप्शन एंड अ पुट ऑप्शन। ऑप्शन होल्डर का मतलब होता है कि आपने या तो कॉल ऑप्शन बाय किया है या तो पुट ऑप्शन बाय किया है। सिंस यहाँ पे लिखा है एंड, यानी कि कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, तो हम ये मानेंगे कि मैंने कॉल भी बाय किया है और पुट भी बाय किया है, यानी कि C प्लस भी किया और P प्लस भी किया। तो हमें क्या निकालना है? हमें नेट पे ऑफ निकालना है। द स्ट्राइक प्राइस इन बोथ द केसेज इज 220 एंड द शेयर प्राइस ऑन द एक्साइज डे। तो एक्सरसाइज डे का मतलब होता है मैच्योरिटी डेट, यानी कि T इक्वल टू M, यानी कि एक्सपायरी डेट। सबका मतलब एक ही है। 200 रुपये, 210 रुपये, 220 रुपये, 230 रुपये, 240 रुपये। Also indicate the price range at which the call and the put option may be gainfully exercised। तो एक रेंज बतानी है जिसमें आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को गेनफुली एक्सरसाइज कर पाएँ। तो रेंज मैंने पहले भी आपको चैप्टर्स में पढ़ाया है कि जब भी आपको रेंज वर्ड कहीं पर भी दिख जाए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वहाँ पे आपसे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मांग रहा है। एक रेंज बताओ मतलब इससे पीछे नहीं और इसके आगे नहीं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है
जहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि नेट पे ऑफ का मतलब पे ऑफ नहीं है, नेट पे ऑफ का मतलब नेट प्रॉफिट या लॉस होता है। तो जब आप पे ऑफ निकालते हैं, इनकी कैश फ्लो निकालते हैं, नेट कैश फ्लो, वो नेट पे ऑफ के बराबर नहीं है। यानी कि नेट पे ऑफ इज़ नेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है कॉल ऑप्शन। तो अगर मैं कॉल ऑप्शन का होल्डर हूँ, यानी कि सी प्लस करके रखा है, तो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि शेयर का प्राइस एक्सरसाइज प्राइस विच इज़ 220 से ऊपर चला जाए। अगर 220 से ऊपर चला गया तो ही मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूँगा। तो अलग अलग सिनेरियोज़ हैं कि शेयर की प्राइस एक्सरसाइज डे यानी कि T = M को क्या क्या हो जाएगी। पहला देखते हैं, अगर 200 हो गई तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा नहीं होगा। कोई स्ट्राइक प्राइस यानी कि आउटफ्लो होगा नहीं होगा। कोई प्रीमियम आउटफ्लो वो तो हो चुका है 6 रुपये, तो टोटल आउटफ्लो 6 रुपये, इनफ्लो ज़ीरो। तो नेट पे ऑफ यानी कि नेट प्रॉफिट या लॉस तो -6 यानी कि लॉस हो जाएगा मुझे, विच इज़ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो -6 का मुझे लॉस हो जाएगा। दूसरा है 210, यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज होगा नहीं होगा, आउटफ्लो नहीं होगा, प्रीमियम हो चुका है, टोटल आउटफ्लो 6 रुपये, इनफ्लो नहीं होगा, तो मेरा नेट लॉस फिर से 6 रुपये। अगर 220 हो गया तो भी एक्सरसाइज नहीं होगा, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस भी 220 है, शेयर प्राइस भी 220 है, तो एक्सरसाइज नहीं करूँगा। आउटफ्लो नील, प्रीमियम आउटफ्लो हो चुका है ऑलरेडी, टोटल आउटफ्लो 6 रुपये, इनफ्लो कुछ भी नहीं, तो फिर से 6 रुपये का लॉस। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि सी प्लस में सामने वाला करता क्या है। सी प्लस यानी कि कॉल ऑप्शन बाय करने में जो कॉल ऑप्शन होल्डर है यानी कि कॉल ऑप्शन बायर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट टू बाय किया हुआ है कि वो फ्यूचर डेट पे यानी कि मैच्योरिटी वाले दिन शेयर बाय करेगा और एक्साइज प्राइस दे देगा। तो मैच्योरिटी डेट के दिन वो एक्साइज प्राइस दे देगा, शेयर ले लेगा। ठीक है, अब शेयर को क्या करेगा, तो शेयर को मार्केट में जाके बेच देगा और पैसा ले आएगा। तो उसमें सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या होगा, यानी कि सीरीज ऑफ कैश फ्लो क्या होगा, T=0 में वो प्रीमियम पे कर देगा तो कैश आउटफ्लो, T=टू मैच्योरिटी में वो एक्साइज प्राइस दे देगा यानी कि कैश आउटफ्लो और शेयर ले आएगा। तो दो कैश आउटफ्लो हो गए, एक हो गया मेरा प्रीमियम अमाउंट T=0 में, और एक हो गया मेरा एक्साइज प्राइस T=टू मैच्योरिटी में। तो दो कैश आउटफ्लो हो गए, और उसके बाद T=टू मैच्योरिटी में जो मार्केट में शेयर प्राइस चल रही होगी उसमें जो शेयर घर पे लाया उसको बेच दूंगा, तो कैश इनफ्लो। तो एक कैश इनफ्लो, दो कैश आउटफ्लो। मान के चलो शेयर की प्राइस 230 हो गई, तो क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, तो हाँ करूंगा। यानी कि आउटफ्लो क्या रहेगा, स्ट्राइक प्राइस 220 रुपये और 6 रुपये का प्रीमियम पे कर चुका हूँ, तो 226 रुपये का आउटफ्लो होगा, यानी कि दो आउटफ्लो। और 230 रुपये का कैश इनफ्लो होगा, क्योंकि अब जो शेयर लाया हूँ उसको सेल कर दूंगा और मेरी सेल्स प्रोसीड होगी 230। तो 230 माइनस 226 प्लस 4 का मेरे को नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, तो मैंने T=0 में 6 रुपये पटा दिए, तो कैश आउटफ्लो। T=टू मैच्योरिटी में 220 रुपये दे दिए एक्साइज प्राइस और शेयर ले आया, तो 6 रुपये जा चुके हैं, 220 जा चुका है। फिर जो मैं शेयर लेके आया वो तो 230 रुपये की वर्थ का है, तो 230 रुपये में मार्केट में किसी और को बेच दूंगा, तो 230 रुपये इनफ्लो। तो 230 रुपये मेरे जेब में आए, 220 रुपये मेरे जेब से गए, 6 रुपये तो ऑलरेडी जा चुके थे, नेट 4 रुपये मैंने कमा लिया, विच इज़ नेट प्रॉफिट, विच इज़ नेट पे ऑफ। अगर 240 हो गया तो हाँ ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। एक आउटफ्लो होगा 220 रुपये, दूसरा आउटफ्लो होगा 6 रुपये, टोटल आउटफ्लो 226, 240 का इनफ्लो, 14 रुपये का नेट पे ऑफ पॉजिटिव। अब क्वेश्चन ने रेंज मांगा था, रेंज मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस है 220 रुपये यानी कि ये, और आपका जो प्रीमियम है यानी कि ये तो आपने फिक्स कर लिया। फिक्स कर लिया मतलब 6 रुपये तो आप दे चुके हो, आपके जेब से जा चुका है, यानी कि वो आउटफ्लो तो हो चुका है। और एक्साइज प्राइस मैक्सिमम कितनी जाएगी, 220 जाएगी, ना तो उससे कम जाएगी ना तो उससे ज़्यादा जाएगी। तो अगर ऑप्शन एक्साइज होता भी है, यानी कि अगर ऑप्शन आपको एक्साइज करना है, तो आपकी जेब से 220 रुपये और 6 रुपये जाएंगे, मतलब मैक्सिमम आपकी जेब से आउटफ्लो होगा 226 रुपये। मतलब जब भी आपको ये डिसाइड करना है कि ऑप्शन एक्साइज करूँ या नहीं करूँ,
आप दोनों आउटफ्लो को लेके चलोगे, यानी कि जब तक आपका शेयर का प्राइस 220 प्लस 6 रुपये यानी कि 226 को क्रॉस नहीं करता, तब तक आप ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मन नहीं बनाओगे, क्योंकि 220 रुपये प्लस 6 रुपये आपका टोटल कैश आउटफ्लो होने वाला है। तो अगर आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो आपको कितने की रिकवरी होनी चाहिए? 220 रुपये की भी और 6 रुपये की भी। तो यार मैक्सिमम आउटफ्लो इज 226। तो शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए? शेयर की प्राइस 226 से ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी ज़्यादा? तो नो आइडिया, यानी कि अनलिमिटेड, क्योंकि जितनी ज़्यादा होगी उतना प्रॉफिट रहेगा, और प्रॉफिट तो मैं अनलिमिटेड कमाना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा था कि द प्राइस रेंज एट विच द कॉल एंड पुट ऑप्शन में बी गेनफुली एक्सरसाइज्ड, तो कौन से प्राइस की बात कर रहा था? ये बात कर रहा था शेयर प्राइस की। कौन सा शेयर प्राइस? तो टी इज टू मैच्योरिटी का शेयर प्राइस। टी इज टू मैच्योरिटी का शेयर प्राइस का जो मिनिमम वैल्यू है वो 226 होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू क्यों? क्योंकि अगर इतना भी होगा और अगर मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरा नेट पे ऑफ ज़ीरो हो जाएगा, कि 220 रुपये मेरे जेब से गए, 6 रुपये जा चुके हैं, 226 चले जाएंगे, 226 का शेयर आ जाएगा, 226 में बेच दूंगा, ना कुछ कमाया ना कुछ गवाया। पहले 3 केस में तो -6 -6 -6 था, 6 रुपये प्रीमियम तो लॉस फेस किया। तो मिनिमम वैल्यू 226 होना चाहिए शेयर की, और मैक्सिमम वैल्यू अनलिमिटेड होनी चाहिए। ये रही मेरी प्राइस रेंज और कॉल ऑप्शन। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन की। पुट ऑप्शन का होल्डर हूं मैं, यानी कि P प्लस करके रखा है, यानी कि एक्साइज प्राइस शुड बी मोर देन शेयर प्राइस। पहला केस 200 रुपये हो गया, तो एक्साइज कर लूँगा, हाँ कर लूँगा। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे इनफ्लो होगा मेरा, क्योंकि P प्लस का मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू सेल होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल दी अंडरलाइंग एसेट, यानी कि शेयर एट स्ट्राइक प्राइस एट अ फ्यूचर डेट। 220 रुपये मुझे आ जाएंगे, मेरी जेब से 200 रुपये चला जाएगा, यानी कि परचेज प्राइस, और 5 रुपये प्रीमियम जा चुका है, 205 रुपये टोटल चला जाएगा, 15 रुपये मुझे मिल जाएंगे। सेकंड केस 210 हो गया, ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूँगा, 220 रुपये मुझे मिलेंगे, 210 रुपये जाएगा, 5 रुपये जाएगा, 215 रुपये जाएगा, नेट 5 रुपये बचेंगे। शेयर की प्राइस 220 हो गई, तो एक्सरसाइज नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस भी 220 है और शेयर की प्राइस भी 220 है, तो ऐट द मनी है, तो कोई एक्सरसाइज करने का मतलब नहीं है। तो इनफ्लो कुछ भी नहीं होगा, परचेज भी कुछ नहीं करूँगा, प्रीमियम अमाउंट का लॉस हो जाएगा 5 रुपये, टोटल आउटफ्लो 5 रुपये, नेट पे ऑफ -5। और बाकी दोनों केसेस में भी सेम होने वाला है कि ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं रेंज, यानी कि प्राइस कितनी होनी चाहिए शेयर की टी ज़ीरो मैच्योरिटी में, उसकी मिनिमम और उसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे आपका जो इनफ्लो है 220 रुपये, वह फिक्स हो चुका है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट टू सेल किया है। भले शेयर की प्राइस कितनी भी हो, अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे पुट वाला, तो आपको 220 रुपये ही आएंगे घर में। तो आपका तो इनफ्लो तो फिक्स है 220 रुपये, और आउटफ्लो एक करके बैठ चुके हो विच इज़ 5 रुपये, यानी कि नेट आपको 215 रुपये घर में आएंगे। उससे ज़्यादा आ सकते हैं तो उससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपने लॉक कर दी है। सेलिंग प्राइस आपकी लॉक हो चुकी है 220 रुपये, और आपका जो कैश फ्लो होने वाला है, नेट कैश इनफ्लो, वो है 220 माइनस 5 रुपये, यानी कि 215। यानी कि 215 जो है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू है इस शेयर का, यानी कि शेयर का प्राइस मैक्सिमम 215 होना चाहिए। अगर शेयर का प्राइस मैक्सिमम 215 हुआ तो मैं क्या करूँगा? तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूँगा, 220 रुपये मिल जाएंगे मुझे, 5 रुपये मेरे जेब से जा चुके हैं, और 215 में ख़रीद लूँगा, तो 220 रुपये आएंगे घर में, 5 रुपये जा चुके हैं पहले, और 215 अभी चले जाएंगे, तो नेट जेब में ज़ीरो बचेगा, लॉस तो नहीं होगा। बाद के 3 केसेस में तो मुझे लॉस हो गया -5 -5 -5, क्योंकि जो शेयर की प्राइस है वो 220 230 240 हो गई। तो मैक्सिमम वैल्यू शेयर की होनी चाहिए 215, और मिनिमम वैल्यू तो अनलिमिटेड हो सकती है, मतलब ज़ीरो हो सकती है, उससे भी नीचे चले जाए तो और अच्छा होगा, और उसके नीचे नहीं जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू शेयर की होनी चाहिए एनीथिंग
but maximum value should be 215 because my maximum inflow is 215. तो यहाँ पे आपका दोनों का रेंज आ चुका है, कॉल ऑप्शन का और पुट ऑप्शन का। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है नेट पे ऑफ का, जिसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नेट पे ऑफ मतलब नेट प्रॉफिट या लॉस होता है और पे ऑफ नहीं होता। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स का, यानी कि #road to 5K। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।